नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग अपने बिहार स्पेशल की कक्षा में जुड़ चुके हैं और आज क्लास नंबर 6 है। हिस्ट्री का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप गौर करेंगे। हर एक प्रश्न को आप ठीक से देखिएगा, अच्छे तरीके से उसको ग्रिप करिएगा और अगर जहाँ आपको ज़रूरत हो कि कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वहाँ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 27 जून तक एक आपके लिए समर एंड सेल जो है प्रोवाइड किया गया है। आप में से जो भी विद्यार्थी बीपीएससी या फिर जो है यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस या आरएएस के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, तो आप जुड़ सकते हैं। एक विशेष तौर का ऑफर जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मोर देन 80% ऑफ है इन सभी कोर्सेज पर। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 9555124124 पर, और या फिर हमारे वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। दोस्तों, पहले नंबर का आज का क्वेश्चन है, मिथिला क्षेत्र में वैष्णव भक्ति परंपरा को लोकप्रिय बनाने वाले मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमापति उपाध्याय, गोविंद दास या फिर विद्यापति या चंडीदास? आप एक बार बताएंगे। सही आंसर आप लोग बताएंगे। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग आपको दी थी। तो दोस्तों, अगर हम मिथिला क्षेत्र में वैष्णव भक्ति परंपरा को लोकप्रिय बनाने वाले मैथिल कोकिल की बात करें या मिथिला कोयल जिनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मिथिला कोयल, ठीक है, मिथिला कोयल की बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा विद्यापति जी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। ध्यान रखिएगा, इनका यह जो है प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। और महाकवि विद्यापति का जन्म आप देखेंगे तो मिथिला का एक गांव है जिस गांव का नाम है विस्फी। जो लोग वहां के लोकल निवासी होंगे जानते होंगे। तो इस गांव में जो है इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन्होंने भगवान कृष्ण और मुख्य रूप से राधा, ठीक है, तो कृष्ण और राधा की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कृष्ण और राधा के प्रेम को आधार बनाकर जो मैथिली भाषा है, इसमें सुंदर पदों की रचना की है और उनके मधुर गीतों और भक्ति रचनाओं के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। उन्होंने मिथिला में वैष्णव भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। उमापति उपाध्याय की बात अगर करें, यहाँ पर जो आपको नजर आएंगे, तो उमापति उपाध्याय की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो उमापति उपाध्याय हैं मिथिला के एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि यह भी रहे हैं। इन्हें जो है परिजात हरण नाटक की रचना की है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में इनके नाटक की, तो इनके जो नाटक का नाम है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आपके इसी एग्जाम के लिए। परिजात हरण इसका नाम है, तो गौर करिएगा, परिजात हरण, ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। पारिजात भी आप लिखा हुआ देखेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोविंद दास की यहाँ पर चर्चा करें तो गोविंद दास आप गौर करेंगे तो मध्यकाल के एक महान मैथिली कवि थे। विद्यापति की जो परंपरा थी इससे ही प्रेरित थे गोविंद दास, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। और फिर लास्ट में आपको चंडीदास देखने को मिलेंगे। तो चंडीदास आप देखेंगे तो बंगाल के एक महान वैष्णव कवि रहे हैं और इनका जो संबंध मुख्य रूप से बांग्ला भाषा और बांग्ला क्षेत्र के मुख्य रूप से जो सहजिया वैष्णव परंपरा है इससे जो है रहा है, न कि मिथिला से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बांग्ला भाषा से जो है जुड़े हुए कवि हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सहजिया वैष्णव परंपरा एक है, सहजिया वैष्णव परंपरा, ठीक है, तो इसका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, इससे जो है यह जुड़े हुए आपको नजर आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में शुरू हुआ था? ठीक है, सूफी सिलसिला की बात करी जा रही है, इसमें से कौन बिहार में शुरू हुआ था? 17वीं बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी फिरदौसिया का नाम आप लोग जानते होंगे। फिरदौसिया सिलसिला मुख्य रूप से भारत के बिहार राज्य में ही शुरू और विकसित हुआ था और यह सिलसिला जो मुख्य रूप से सुहारवर्दी सिलसिला है उसकी ही एक उपशाखा है। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, सुहरावर्दी की अगर हम बात करें या सुहारवर्दी की बात करें तो मुख्य रूप से जो सुहरावर्दी सिलसिला है ना, इसकी जो है उपशाखा आपको देखने को मिलेगा फिरदौसिया, ठीक है। तो आप गौर करेंगे इस पर,
भूलेंगे नहीं, है ना। और मुख्य रूप से कादरिया से जो है सिलसिले की बात करें अगर यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आपको दिखाई देगा, तो यह सिलसिले की शुरुआत बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा की गई थी और बाद में यह भारत भी आया है। इसके अलावा कलंदर घुमक्कड़ की बात करें यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं, तो कलंदर घुमक्कड़ जो है सूफी संत जो रहे, जो दरवेशों का नाम आपने सुना होगा, इसका एक संप्रदाय रहा है, ठीक है। और कुबरिया की बात करें अगर यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा ये सिलसिले की शुरुआत मध्य एशिया ख्वारिज्म के क्षेत्र में देखने को मिली थी, ठीक है। तो चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मुख्य रूप से फिरदौसिया के बारे में विशेषकर, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शफरुद्दीन अहमद यहिया मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। अच्छा प्रश्न है, आप इस पर गौर करेंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो जो मखदूम शफरुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी हैं, यह जो है मुख्य रूप से फिरदौसी सिलसिले से ही आपको कनेक्टेड दिखाई देंगे। इसके सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते थे, है ना। और यह जो है सिलसिला जैसा कि हमने बताया जो सूरावर्दी सिलसिला है इसकी ही एक शाखा है। बिहार में इसके प्रसार और विकास का श्रेय जो महान सूफी संत एक शेख शरफुद्दीन अहमद याही मनेरी का नाम आप जानते होंगे, इन्होंने किया था। इनका जन्म पटना के पास जो मनेर है यहीं पर दोस्तों देखने को मिला था। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इनका मुख्य केंद्र बिहार शरीफ था, जो उस समय सूफी संतों का एक बहुत ही प्रमुख और एक बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो इसको भी आप गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह के पिता हसन खां बिहार के किस स्थान के जमींदार थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर शेर शाह सूरी के पिता थे हसन खां सूरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे हसन खां सूरी, ठीक है। अगर हसन खां सूरी की बात करें तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हसन खां सूरी जो जौनपुर सल्तनत हुआ करती थी, जौनपुर जो सल्तनत थी, जो जौनपुर सल्तनत थी, इसकी अगर हम बात करें तो जौनपुर सल्तनत के तहत ही बिहार के सासाराम और जो खासपुर और टांडा, यह जो है इसके मुख्य रूप से आपको जमींदार या जो है जागीरदार दिखेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा, इसके अंतर्गत जो है तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा। सासाराम तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी में। इसके अलावा ख्वासपुर और टांडा का भी नाम ध्यान रखिएगा, ख्वासपुर और टांडा का नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, टांडा है, ये ट है, ध्यान रखिएगा, टांडा है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। और सासाराम तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो यह महत्वपूर्ण है। शेर शाह सूरी की बात करें दोस्तों तो इसने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत भी यहीं जागीर संभाल कर ही करी थी और बाद में शेर शाह सूरी का मकबरा भी आप देखेंगे तो आपको सासाराम में ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, यह एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से शेर शाह सूरी का जो असली नाम था दोस्तों आप लोग जानते होंगे, वह फरीद खां था, जानते हैं आप लोग अच्छे से, है ना। इसका फरीद खां नाम हुआ करता था, है ना। और जब आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें, जब ये दक्षिण बिहार के सूबेदार शासक जो हुआ करते थे बहार खां लोहानी, इनके यहाँ काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक शिकार अभियान के दौरान देखेंगे तो अकेले ही एक जो है शेर को मार गिराया था। और इसी बहादुरी के कारण खुश होकर जो बहार खां लोहानी था, उन्होंने इनको शेर खां की उपाधि दी थी। तो बहार खां लोहानी का नाम आप विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, आपको महत्वपूर्ण हो जाता है ना। यह उपाधि दी थी। और आप देखेंगे तो इब्राहिम लोदी ने, लोदी वंश के आखिरी राजा थे जो पानीपत की लड़ाई में बाबर से हार गए थे, उन्होंने शेर शाह के पिता की जागीर शेर शाह को दे दी थी, लेकिन यह उपाधि नहीं दी थी। यह विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, कई बार यह कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हो जाता है, ठीक है। तो इस पर आप गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का विधिवत राज्याभिषेक कब और कहां हुआ। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ध्यान होगा आपको 17 मई 1540, ठीक है। 17 मई 1540 को कन्नौज, जिसको बिलग्राम भी कहा जाता है, आप लोगों को बिलग्राम भी देखने को मिल जाएगा यह इतिहास में, है ना। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 17 मई 1540 को, है ना, बिलग्राम जो कन्नौज हुआ करता था, इसके युद्ध में जो मुख्य रूप से मुगल सम्राट हुमायूं हैं, इनको पूरी तरह से हराने के बाद शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 जून 1540 की बात है ना। 10 जून 1540 की अगर हम बात करें तो इसको आगरा में हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में विधिवत इसका औपचारिक राज्याभिषेक संपन्न हुआ और उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य सूरवंश की मजबूत नींव पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 15 जून 1540 है, ध्यान रखिएगा, है ना।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो विलग्राम के युद्ध के बाद ही जो है ये उपाधि इसको मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम शाह सूरी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वह आप देखेंगे 1529 में बंगाल के शासक जो नुसरत शाह हैं इनको हराकर मुख्य रूप से अजरते आला की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, आपको ध्यान होगा तो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1529 में बंगाल के शासक थे नुसरत शाह को हराकर इन्होंने मुख्य रूप से जो हजरते आला है इसकी उपाधि धारण करी थी। और इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने के बाद इन्होंने औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण की। शेर शाह के नाम से अपना जो राज्याभिषेक है उसी समय इसने करवाया था। बहलोल लोदी ने कभी सुल्तान जैसी जो निरंकुश जो उपाधियां इनको बढ़ावा नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। वह अपने अफगान सरदारों को अपने बराबर ही मानता था और उनके सामने सिंहासन पर बैठने के बजाय कालीन पर ही बैठता था। यह एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में नजर आती है। ठीक है, तो आप इसको सिकंदर लोदी को भी बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इब्राहिम शाह सूरी की, है ना, तो इब्राहिम शाह सूरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। इब्राहिम शाह सूरी ने सुर साम्राज्य के अंतिम दिनों में कुछ समय के लिए विद्रोह करके जो सुल्तान है वह बनने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश की थी। शुरुआत में इसका जो मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत है उपाधि क्रम में इसका कोई संबंध नहीं है। शुरुआत में ही जो है आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत यह वर्चस्व में रहा, लेकिन उपाधि क्रम में इसका कोई भी जो है आप देखेंगे संबंध नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और शेर शाह सूरी ही जो है आप गौर करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हजरते आला की उपाधि जो है मुख्य रूप से इसने उपाधि धारण की थी और बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर, लिख दे क्या, बंगाल के शासक जो है नुसरत शाह को हराकर। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, नुसरत शाह को इसने हराया था और फिर हजरते आला की उपाधि जो है धारण करी थी कब, 1529 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा हमने आपको बता ही दिया पहले, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सासाराम में, है ना। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है। तो आप लोग जो लोग गए होंगे शायद जानते होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप में से कितने लोग गए हैं। तो एक कृत्रिम झील है और इसके झील के बीच ही आप देखेंगे तो इसका जो मकबरा है यह आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक शानदार अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, हाँ, ऑक्टोगोनल मकबरा है, आप ध्यान रखिएगा। और यह भारत इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसके कला के संदर्भ में, तो आप ध्यान रखिएगा भारत इस्लामी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भारत इस्लामी वास्तुकला है इसका इसमें झलक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस पर भी गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक पटना का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की समय धीरे धीरे आप देखेंगे तो उजड़ गया था। और 1541 की अगर हम बात करें, है ना, 1541 में जो मुख्य रूप से आप देखते हैं सूरी वंश। ठीक है, तो सूरी वंश के जो शासक हैं शेरशाह सूरी, इसने इस नगर का जो पुनरुद्धार है, जो पुनर्निर्माण है वह करवाया और यहाँ एक बेहतरीन किले का निर्माण करवाया जो है शेरशाह ने, है ना। और पटना का वर्तमान नाम शेरशाह सूरी के समय से ही प्रचलित हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा जो शेरशाह है इसके टाइम पीरियड से अगर हम बात करें, सॉरी, शेरशाह के जो है टाइम पीरियड से ही बात करें तो जो पटना नाम है वह बहुत ज्यादा प्रचलित रहा, वह जो है देखने को मिला। और शेरशाह ने इसका नाम पैठन भी रखा है। ठीक है, पैठन भी रखा था, यह भी नाम आपको देखने को मिलता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेरशाह की मृत्यु के बाद अंतिम जो हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं इन्होंने इसका नाम पटना कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्य रूप से हेमचंद्र का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक हिंदू सम्राट हुआ करते थे। लिख दूंगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, एक हिंदू, एक मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह जो है हिंदू शासक थे, है ना। इन्होंने मुख्य रूप से इसको पटना कर दिया था, किसको, पैठन को, है ना। तो ध्यान रखिएगा और इसी वजह से आधुनिक पटना का संस्थापक जो है इसे माना जाता है।
ठीक, जो शेरशाह सूरी है। तो अभी कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आइए, इन्होंने से किसने हुमायूं को यह सलाह दिया था, इनमें से जो है एक्चुअली लिखा लिखा जाना चाहिए था, किसने हुमायूं को यह सलाह दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार को वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बहादुर शाह, शेर खां, बैरम खां, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, आप बताएंगे। ठीक है, इसको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, शेर खां या शेर शाह सूरी की बात करें तो बंगाल की राजधानी गौर पर अधिकार करने के बाद, ठीक है, इसने जो है गौर पर अधिकार किया था, है ना। और गौर की बात करें तो क्या थी, बंगाल की राजधानी, है ना। तो यहां पर बंगाल की राजधानी गौर की बात करें तो जब इसने गौर पर अधिकार किया तो मुगल सम्राट हुमायूं ने इसके सामने प्रस्ताव रखा था। हुमायूं ने प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव क्या था, हुमायूं ने जो प्रस्ताव रखा कि यदि जो है उसे बंगाल स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए दिया जाए तो बिहार पर अपना दावा छोड़ देगा, समर्पित कर देगा, और बदले में हुमायूं को हर साल 10 लाख दिनार की वार्षिक जो श्रद्धांजलि है, जो नजराना है, वह देगा। और हुमायूं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि बंगाल उस समय आपको पता है व्यापार, विनिर्माण और जो धन दौलत है इसका एक बहुत बड़ा केंद्र था, और उसे वह जो है खोना नहीं चाहता था हुमायूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करिएगा, और शेर खां का या शेरशाह सूरी का नाम आप ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया? यह एक अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, एक बार आप जो है गौर करेंगे, है ना, एक बार आप गौर करेंगे। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया, बताइए। तो दोस्तों, 26 जून 1539 की अगर हम बात करें, आप गौर करिएगा, है ना। अगर इसकी बात करें इस टाइम पीरियड की, तो मुगल सम्राट जो हुमायूं थे, है ना, अगर हुमायूं की बात करें तो आप गौर करिएगा, हुमायूं और अफगान शासक जो है ना, अफगान शासक जो शेरशाह सूरी था, जिसको हम जो है शेरशाह जो सूरी था, या शेर खां भी इसको बोलते थे, है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसके बीच लड़ा गया, और यह युद्ध गंगा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुआ था, चौसा नामक स्थान पर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई में शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं हैं इनको बुरी तरह से पराजित किया, है ना, और जिसके बाद वह स्वयं को फरीद अल दीन शेरशाह के नाम से शासक भी घोषित किया है ना। और हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर किसी तरह अपनी जान को आगे बचाकर जो है प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 26 जून 1539 को यह युद्ध हुआ था, कहाँ पर, चौसा नामक स्थान पर। आगे बढ़े, यह आपके सीडीपीओ में पूछा गया है, प्री 2018 का परीक्षा था, उसमें ध्यान रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो आप बताएंगे। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर की बात करें तो अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर 1576 की अगर हम बात करें तो 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को, ठीक है, बंगाल और बिहार की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से बंगाल और बिहार को आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था, जो मुगल था, मुगल साम्राज्य था, इसमें जो है मिला दिया, इसमें जो है मिला दिया इसने, है ना, और इसका हिस्सा बना दिया। अब मुख्य रूप से इसकी जो मुख्य बातें हैं, जैसे सबसे पहले बिहार पर जीत, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बिहार पर जीत। दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर कि अकबर ने साल 1574 की अगर हम बात करें, है ना, तो साल 1574 में बिहार के अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी को हराने के लिए पटना पर चढ़ाई की और वहां पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद मुगल सेना आगे बढ़कर 1576 की अगर बात करें तो 1576 में आप देखेंगे तो राजमहल की लड़ाई में जो दाऊद खान है उसको आखिरी रूप से इसको हरा दिया, और दाऊद खान की हार के बाद 1576 में इन दोनों इलाकों को मुगल साम्राज्य में आधिकारिक तौर पर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कालक्रम ध्यान रखिएगा, बिहार पर जो जीत थी, है ना। दोस्तों, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो यह महत्वपूर्ण बात है कि इसने जो है 1576 में जो बंगाल और बिहार है यह दोनों को कनेक्ट किया है। इसी वजह से आप देखेंगे 67वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर भी आप गौर करेंगे, है ना।
अगला क्वेश्चन है जो उस पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे। हाँ, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, उन्होंने बिहार की राजधानी किस स्थान को बनाया? ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर की बात करें दोस्तों, अकबर की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, अकबर 1587 है ये, 1587 की अगर हम बात करें, 87 की बात करें, तो इस 1587 ईस्वी में जो राजा मान सिंह हैं, ठीक है, राजा मान सिंह की अगर हम बात करें तो राजा मान सिंह को बिहार का जो सूबेदार है वह घोषित किया है ना, और आप ध्यान रखिएगा गवर्नर बनाया, और बिहार का कार्यभार संभालने के बाद राजा मान सिंह जो है, आप देखेंगे जो रोहतास है, जो रोहतास है, या फिर जो रोहतासगढ़ भी बोला जाता था, रोहतासगढ़ भी बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, है ना, रोहतासगढ़ की अगर हम बात करें तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, रोहतासगढ़ को अपना जो है, सॉरी, रोहतासगढ़, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो रोहतासगढ़ को अपनी जो प्रांतीय राजधानी वह बनाया, और उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध रोहतासगढ़ किले की जो किलाबंदी है वह कराई, और जो भव्य महल हैं, इमारत हैं, इन सभी का निर्माण करवाया, और एक मजबूत प्रशासनिक केंद्र के रूप में इसको विकसित किया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है रोहतास को। अच्छा जो है प्रश्न है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा 100% इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक, दरभंगा में स्थित नूर सराय का निर्माण किसने कराया था? अच्छा प्रश्न है यह भी, आप इस पर भी गौर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आप एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना, एक चीज और आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर गौर करेंगे। पूछा जा रहा है कि जो दरभंगा है इसमें नूर सराय का निर्माण किसने कराया? तो दरभंगा में स्थित जो नूर सराय है इसका निर्माण मुगल काल में ही बिहार के सूबेदार थे बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर, इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको लाल बेग भी कहा जाता था, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको जो है लाल बेग भी कहा जाता था। इन्होंने जो है मुख्य रूप से करवाया था। जो स्थानीय मान्यता है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो दरभंगा में एक मस्जिद और एक सराय ठहरने का स्थान था। ठीक है, और इसका निर्माण तब किया गया जब मेहरुनिसा, जो बाद में नूरजहां नाम से प्रसिद्ध हुई, बंगाल से दिल्ली जा रही थी और रास्ते में कुछ समय के लिए यहाँ रुकी थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल यह आपके लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी आप गौर करिएगा, और यहाँ पर बाज बहादुर का नाम आप विशेष तौर पर गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, पटना का पुनर्विकास कर उसका नाम जो अजीमाबाद है किस मुगल राजकुमार ने रखा था? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अजीम उस शान मुगल शाह औरंगजेब का पोता और बहादुर शाह प्रथम का बेटा था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, इतिहास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अजीम उस शान मुगल बादशाह औरंगजेब का पोता था और बहादुर शाह का प्रथम बेटा। ठीक है, बहादुर शाह का बेटा था ये, है ना, और अगर हम बात करें तो औरंगजेब का पोता था। ठीक है, तो इसको आप गौर करिएगा, यह जो है ना, और अगर हम बात करें तो साल 1703 आपको ध्यान रखना होगा, 703 की अगर हम बात करें तो 1703 में इसे बिहार का सूबेदार गवर्नर बनाया गया था, और उसने पटना को फिर से बसाने और सुंदर बनाने के लिए बहुत काम किया था, और उसके बाद उसने अपने नाम पर ही पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पटना का नाम था इसने ही बदला था, है ना, और फिर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अजीमाबाद देखने को मिलेगा पटना का नाम। ठीक है, ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है अगला प्रश्न आपका है, प्रसिद्ध मुगल सम्राट फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में कहाँ हुआ था? ठीक है, यह कहा जा रहा है दिल्ली, आगरा, अजीमाबाद, लाहौर। तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध मुगल शासक जो फर्रुखसियर है इसका राज्याभिषेक है वह अजीमाबाद पटना में हुआ। ठीक है,
आपको पता है, हमने बता दिया 1713 में हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। और मुख्य रूप से इसके पिता अजीमुस्सान बंगाल या बिहार के सूबेदार थे और पटना का नाम बदलकर अपने नाम पर अजीमाबाद रखा गया। यह क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे है, मुगल काल में बिहार की समृद्धि का एक प्रमुख आधार क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर गौर करेंगे और आज का अंतिम प्रश्न है यह, ठीक है। मुगल काल में बिहार की समृद्धि का एक प्रमुख आधार क्या था? रत्न व्यापार, खनिज निर्यात, सोना, रेशम, सूती वस्त्र एवं अफीम का व्यापार या मसालों का व्यापार? तो ध्यान रखिएगा, मुगल काल में बिहार एक बहुत बड़ा जो है केंद्र हुआ करता था, ठीक है, व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और यहाँ से भारी मात्रा में जो सोरा है, ठीक है, सोरा की अगर बात करें, और सोरा में जो आप देखेंगे साल्टपीटर, जिसका उपयोग बारूद बनाने में होता था, मैं लिख देता हूं, साल्टपीटर, इसका उपयोग बारूद बनाने में, इसका उपयोग होता था, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे अफीम, रेशम और सूती कपड़ों का भी निर्यात इसके साथ किया जाता था, ठीक है। सोरा के साथ साथ, सोरा तो आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आप देखेंगे जो अफीम है यह देखने को मिलेगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसको भी आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे कि यहाँ पर जो है, जो मुख्य रूप से सोरा है, इसके अलावा अफीम, रेशम और सूती कपड़े, इन सभी का निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोरा को आप ध्यान रखें, है ना, रेशम को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना, और सूती कपड़े, है ना, इसको भी आप गौर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको गौर करेंगे, इन सभी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके लिए आप देखेंगे तो यह जो है काफी चर्चा में जो है आपको देखने को मिलता है इतिहास में। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि विदेशी व्यापारी जैसे डच और अंग्रेज ने, अगर आप गौर करेंगे तो इन वस्तुओं को खरीदने के लिए विशेष रूप से बिहार में आपको आते हुए दिखाई देते हैं, और जिससे इस क्षेत्र में बहुत आप देखेंगे तो समृद्धि भी आई थी, है ना, उनके आने से। यह भी इतिहास में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके टोटल जो है लेक्चर नंबर 6 से संबंधित सारे जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आशा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चंस को आप कनेक्ट कर पाए होंगे, हर एक क्वेश्चन को आप देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।